देखिए इस वीडियो के अंदर हम गगन सिंह मीणा जिन्होंने यूपीएससी 2022 के अंदर रैंक 120 हासिल की हैं उनकी कॉपी को देखेंगे जो कि उन्होंने जीएस की मॉक टेस्ट के रूप में दृष्टि आईएएस के यहाँ पे लिखी हैं। देखिए जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं उनको मैं बता दूं, मॉक टेस्ट की कॉपी और यूपीएससी की रियल कॉपी अलग होती हैं। यूपीएससी की रियल कॉपी कभी भी बाहर नहीं आती हैं, सो आप इसको रियल यूपीएससी की कॉपी मत समझिएगा, ठीक है। बट आप इससे ये समझ सकते हैं, इस कॉपी का जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि आप ये समझ पाए कि टॉपर्स और आपके अंदर ऐसा क्या फ़र्क है, इसके कारण टॉपर्स का सिलेक्शन होता है और आपका नहीं हो पाता है। ऐसा क्या मेन फैक्टर हैं जिसके कारण वो इतना अच्छा आंसर लिख पाते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखरा। आज चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम क्वेश्चंस को देखेंगे, देन आफ्टर हम आंसर को देखेंगे एंड इन बिटवीन हम कुछ एक ऐसे पॉइंट होंगे जो कि आपको आंसर राइटिंग को करते वक्त ध्यान रखने होंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी और बताना चाहूँगा। आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को सीरियस मोड में करना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड यू यूपीएससी वाला, जहाँ पर आप इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस बार 2022 का रिजल्ट देखते हैं तो इनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है। ओनली आईएएस और यूपीएससी वाला का कोलैबोरेशन चल रहा है, और अगर आप ओनली आईएएस का रिजल्ट देखते हैं तो इस साल काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिल रहा है। रैंक 3 एंड रैंक 4 आप इनके यहाँ से देख सकते हैं। सो अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को सीरियस मोड में करना चाहते हैं तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में इनके यूपीएससी 2024 और 25 के लिए न्यू बैचेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी प्राइस वैसे काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल है। और वैसे अभी प्रतिज्ञा दिवस के ऊपर 1500 रुपये का अलग से डिस्काउंट चल रहा है। सो अगर आप अभी खरीदते हैं तो आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट यूपीएससी वाला प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करते हैं तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगा। इनकी ऑफलाइन बुकें भी आती हैं, सो आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं इनकी बुकों को खरीदने के लिए। सो आप एक बार इनको विजिट कर सकते हैं। कोड लगाना मत भूलिएगा, एस्पिरेंट 10, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए। सो वीडियो के मुद्दे के ऊपर आते हैं। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चंस को। पहली मर्तबा देखने पर ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन दिख रहा है, सो हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, विवेचना कीजिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं। चोल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट ए हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस। सो नाउ आपको इस चीज़ को समझना होगा कि क्वेश्चंस के लास्ट में कई बार डिस्कस देखने को मिलता है, कई बार आपको एक्सप्लेन देखने को मिलता है, कई बार आपको क्रिटिकली एनालिसिस करने को देखने को मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको क्वेश्चंस के लास्ट में देखने को मिलती हैं। देखिए इनका वैसे मीनिंग बहुत कुछ होता है। इन चीज़ों को भी अगर आप समझ जाते हैं तो आपका आंसर बहुत सारी चीज़ों के अंदर अच्छा बन के निकल के आता है। हिंदी में विवेचना वगैरह होता है, सो इन चीज़ों को आप समझना होगा। मैं आपको इसको लेकर एक डिटेल में वीडियो बना के दूंगा कि जो लास्ट के वर्ड होते हैं इनका असल में मीनिंग क्या होता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ डिस्कस के बारे में समझते हैं। देखिए जब भी आपको डिस्कस करने के लिए पूछा जाए ना, तो आपको सबसे पहले चीज़ तो ये समझनी है कि जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है और आपको उसको काटना नहीं है। कहने का मतलब आप यहाँ पे कोई अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाएंगे, आपको बस इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए अपने सारे फैक्ट को रखना है। कहने का मतलब जो आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है उसी को लेकर आपको इसको सिद्ध करना है कि ये स्टेटमेंट सही है, और बहुत सारे आपको तथ्य को जुटाकर इस बात को प्रूव करना रहता है। ये रहती हैं क्वेश्चंस को समझने की बात। क्वेश्चंस को समझिए। सेकंड थिंग, जब भी आप क्वेश्चंस को करें तो देखिए आपको जब भी कभी क्वेश्चंस दिया जाता है तो यूजुअली आपको अंडरलाइन की हुई आपको दिखती है। वो इसके लिए होती है कि आपको समझना होगा कि क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या पूछा गया है। इसके अंदर सबसे पहले चोल वास्तुकला के बारे में पूछा गया है, मंदिर वास्तुकला के बारे में पूछा गया है, और इसको डिस्कस करना है। सो आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, चोल वास्तुकला के बारे में और उस समय की मंदिर वास्तुकला के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सर ने कौन कौन से दृष्टिकोण रखे। सबसे पहले चोलों की भूमिका दिखाई है, कुछ उदाहरण का भी उपयोग किया है और राज्यों का भी उल्लेख किया है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू राइट इंट्रो। देखिए इंट्रो यूपीएससी की आंसर का सबसे मेन थिंग होती है। कारण ये रहता है कि एग्जामिनर सबसे पहले आपका इंट्रो ही पढ़ता है, देन आफ्टर वो आपको जज करता है कि आपका आंसर कैसा होगा। सो वी हैव 4 अप्रोच फॉर इंट्रो। इन बिटवीन हम देखेंगे कि वो 4 अप्रोच क्या हैं। सबसे पहले अप्रोच होती है वो होती है हिस्टोरिकल फैक्ट। आप हिस्ट्री के आधार पे किसी भी क्वेश्चंस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री या फिर पॉलिटी का है और आपको उसकी कुछ हिस्टोरिकल बात याद है तो आप वहाँ से उस क्वेश्चंस की शुरुआत कर सकते हैं। देन आफ्टर वी हैव सेकंड अप्रोच विच इज़ द फैक्ट बेस्ड अप्रोच। देखिए जैसे कि कोई क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमी का है, ठीक है, और इकोनॉमी के क्वेश्चन को जब आप लिखेंगे तो आपके पास में अगर कोई फैक्ट है, जैसे कोई रिपोर्ट रिसेंटली आ गई है, लाइक बजट का कोई आपको कोई आंकड़ा याद है या फिर कोई न्यू स्कीम आई है, तो उस स्कीम का जो फैक्ट है उसके आधार पर आप क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। देन आफ्टर वी हैव थर्ड अप्रोच विच इज़ द डेफिनेशन। लाइक आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है साइंस एंड टेक का, या फिर इकोनॉमी में भी देख सकते हैं, या फिर आपको ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं, जहाँ पे आप डेफिनेशन के माध्यम से क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। सो हमारे पास में एक 3 अप्रोच तो यह होती है जिसके आधार पे हम किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एंड एक 4 अप्रोच भी होती है जो होती है कोटेशन से।
कोटेशन से ऐसे लाइक कोई एथिक्स का या फिर ऐसा क्या क्वेश्चन होता है तो उसकी शुरुआत हम कोटेशन से कर सकते हैं। लाइक कोई भी क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर हमें अगर कोई कोटेशन याद है तो वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें इसके कारण डिटेल में बताता हूँ ताकि आप एक वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये नहीं समझे कि ये आंसर क्या है, आपको ये समझना है कि आंसर राइटिंग करने कैसे हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है ना तो देखिए लाइक और कमेंट करके आप बताइए। देखिए मैं आपसे कभी भी कुछ चार्ज नहीं लेता हूँ, मैं आपको यूजली कहता हूँ कि बस आप लाइक और कमेंट कीजिए। इसके साथ में आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पे मैं आपको इन सारी कॉपियों की अप्रोच वगैरह देता रहता हूँ। बाकी इस कॉपी को भी डाउनलोड करना है तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। काफ़ी एस्पिरेंट मुझे बोलते हैं कि आप बार बार बीच में ऐड क्यों करते हैं। देखिए मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता हूँ, तो मुझे अपने खर्च को निकालने के लिए ऐड की नीड रहती हैं। तो थोड़ी सी आप मैच्योरिटी दिखाइए और सपोर्ट कीजिए, और जो भी काम हम करते हैं तो उनके अंदर आप एक पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सुना हूँ फिर से आंसर के ऊपर आ जाते हैं। आंसर कुछ इस प्रकार से सर ने लिखा है। देखिए मैंने आपको जो फैक्ट बताया था ना, हिस्टोरिकल फैक्ट, देखिए इसको कैसे यूज़ किया गया है आर्ट एंड कल्चर के आंसर में। देखिए दक्षिण भारत में 7वीं 8वीं सदी में पल्लवों के बाद में चोलों द्वारा द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को संरक्षण प्रदान किया, जिससे वास्तुकला को चरम उत्कर्ष का स्थान प्राप्त किया। अब देखिए इस चीज़ को आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरा पास्ट टेंस में लिखा गया है। अब आप देखिए इसके अंदर फैक्ट कितने हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट कितने हैं वो आप गिनिए। सबसे पहली बात, 7वीं 8वीं सदी में पल्लवों के बाद में, मतलब कहने का मतलब 7वीं 8वीं सदी में पल्लव थे और उसके बाद में चोल आए थे। पहला हिस्टोरिकल फैक्ट है। देन आफ्टर द्रविड़ मंदिर वास्तुकला, इससे आपको समझ में आती है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ वास्तुकला मंदिर वास्तुकला को फॉलो किया जाता है, उसके बारे में जानकारी लिखी है। देन आपने एक नॉर्मल फैक्ट लिखा है। सो आप देख पा रहे हैं इंट्रो में आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्होंने लिखे हैं, जिसके कारण इनका आंसर ओवरऑल सबसे बेटर लग जाता है। देन आपने चोलों का योगदान लिखा है, नटराज मूर्तिकला के बारे में लिखा है। नटराज मूर्तिकला अभी हाल ही में भी सुर्खियों में रही थी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी कनाडा से इस मूर्ति को वापस लाया है, और जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट है उनको इंडिया फिर से वापस ला रहा है। सो इन चीज़ों को आप करंट से भी रिलेट कर सकते हैं, करंट के भी कुछ टॉपिक को आंसर में लिख सकते हैं। सो नाउ ये देख सकते हैं कि नटराज मूर्तिकला जो कि शिव जी की एक मूर्तिकला थी जो कि अद्वितीय स्थान प्राप्त है। देन आफ्टर मंदिरों का उल्लेखन किया गया, मीनार, छाद, देवरी तथा मंडपों का उपयोग किया गया था मंदिरों के अंदर। इसके साथ में देखिए यहाँ पर कुछ एक दृष्टि के द्वारा भी पॉइंट को लिखा गया है। पल्लव व चोल वास्तुकला में अंतर के तत्वों को लिखिए एंड चोल वास्तुकला की विशेषता के अन्य बिंदुओं को भी शामिल कीजिए। इन्होंने काफ़ी शॉर्ट में चीज़ों को समझाया, बहुत ज़्यादा फैक्ट को शामिल नहीं किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने राजा प्रथम व राजेश्वर जो थे, जो किंग थे वहाँ के, उनके मंदिर स्थापना के बारे में उन्होंने जानकारी लिखी है। देन आफ्टर उन्होंने यक्ष यक्षिणी के मंदिर के उपयोग को भी बताया है, जो कि मंदिरों के बाहर होती है, जो भी मंदिर के गेट होते हैं। यहाँ पे आपको 2 मूर्तियाँ देखने को मिलती होगी। यूजली अपन नॉर्थ इंडिया में भी ये 2 मूर्तियाँ देखते हैं। इनको जो साउथ इंडिया, इनको यक्ष यक्षिणी बोला जाता है, तो उनकी मूर्तियों को भी लिखा गया है। उसके बाद में गंगईकोट चोलपुरम के बारे में जानकारी लिखी है, जिन्होंने गंगा जो कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया के मैदान है वहाँ तक उन्होंने विजय हासिल की थी, उसके बारे में जानकारी लिखी है। तथा विश्व के अन्य भागों में भी द्रविड़ वास्तुकला का प्रचार किया गया था चोलों के द्वारा, जैसे कि श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया, यहाँ तक भी राजा के द्वारा काफ़ी मंदिर बनाए गए थे। सो उसको भी लिखा गया है। एंड इसके साथ में मंदिरों की और भी पंचायतन शैली है, उसके बारे में जानकारी लिखी गई है। और इस हिसाब से उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आंसर को ख़त्म किया है कि चोलों के द्वारा स्थापत्य के साथ में स्थानीय शासन अपने चरम उत्कर्ष पर था, और इसके हिसाब से उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आंसर को ख़त्म किया है। सो आप देख सकते हैं किसी भी आंसर को लिखने के लिए हमारे पास में बहुत सारी अप्रोच होती हैं। बस अब हमें ये समझना है कि एक आम स्टूडेंट और एक टॉपर के अंदर फ़र्क क्या होता है। देखिए टॉपर एक तो यूजली आप इन चीज़ों को देखिएगा कि वो कभी भी चीज़ों को पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखता है, वो हमेशा पॉइंट फॉर्मेट में लिखता है। ये चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगी, आप किसी भी टॉपर का आंसर उठा के देखिए। सेकंड थिंग, वो यूजली बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है ताकि वो चीज़ें बाकी आंसर से थोड़ी सी बेटर बने। ये चीज़ आपको सीखनी होगी, यही आपको आंसर राइटिंग की कला होती है। ये चीज़ जिस दिन आप सीख गए उस दिन आप आंसर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। देन आफ्टर हम सेकंड क्वेश्चन और आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। बट आई थिंक मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ एक अप्रोच होती हैं, उसको अगर आप खुद समझ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आप ढंग से खुद समझ जाएंगे। देखिए अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि मुझे इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। और अगर आपको इस कॉपी को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे आके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई पर्सनल डाउट है तो हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और कोई भी आपकी पर्सनल बातें है तो वो भी हम वहाँ पे सुन सकते हैं। सो आइए, नीचे लिंक मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताता रहता हूँ, तो उसको भी अपन देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो बाकी सारी चीज़ें आपको कैसे लगती है बताइए कमेंट करके। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगी, जाइए और विजिट कीजिए। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।